3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना। जीतू पटवारी का बयान, कमजोर है पार्टी संगठन। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना, तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। जीतू पटवारी जी अब मान रहे हैं कि इतनी बार विधानसभा के चुनाव जो कांग्रेस ने हारे हैं उसमें कांग्रेस का दोष है। डबल डिजिट पे कांग्रेस लोकसभा में सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में। आप तो छोड़ो, क्या आपके पिताजी ने भी कभी देखा था कि डबल डिजिट पे सीटें कांग्रेस से जीती हो एमपी में? कांग्रेस की बीमारी पटवारी ने स्वीकारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में कमी है, इस बात को खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मान लिया है। साथ ही उसमें सुधार करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुधार की जरूरत है तो अब तक क्या किया गया? ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में हार को भांपकर पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा। तो कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसे मजबूत कैसे किया जाना है, क्या इस पर कभी चर्चा हुई? युवा और सीनियर नेताओं में तालमेल नहीं है, इसके चलते आए दिन इस्तीफे होते रहते हैं। खैर, वक्त हुआ मध्य प्रदेश की महाडिबेट में सवालों पर नजर डालने का। सवालों की जरा बात कर ली जाए। जीतू पटवारी के इस बयान के मायने क्या है राजनीतिक गलियों में और राजनीति के हिसाब से अपने अपने तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या संगठन पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा और आखिर संगठन में सुधार आखिरकार होगा कब तक? ऐसे ही कई बड़े सवाल हैं। बहुत बेहतरीन पैनल आज हमारे साथ है। ब्रजगोपाल लोहिया साहब हैं, बड़ी आक्रामकता के साथ बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बहुत स्वागत। शैलेंद्र पटेल साहब, आप पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, बेहतरीन तरीके से कांग्रेस के लिए बल्लेबाजी करते हुए आपने इन्हें देखा, पटेल साहब का भी स्वागत। रमेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, सर्जन, खबरों के सर्जन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शर्मा सर का स्वागत। सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार यानी खबरों के सर्जन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश शर्मा सर का भी बहुत स्वागत। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रसमन शैलेंद्र पटेल साहब से ही शुरुआत करते हैं। पटेल साहब, खबर आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, आज आप वहां थे भी थे, चर्चा हुई थी अपनी इस बात को लेकर कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, मेरे ख्याल से फोनों में चर्चा हुई थी। कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि संभावित हार को लेकर यह अभी से डैमेज कंट्रोल की कवायद, एक बात। दूसरी बात कि क्या इसे समझने में ऐसा लगता है, अगर यही फैक्ट है तो, कि कांग्रेस को देरी हुई है इसे समझने में? पटेल साहब। देखिए ललित जी, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आपने आज रखा है, फोनों पे भी अपनी बात हुई थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी ने कहा क्या है, पहले ये समझें। जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे हार का ठीकरा फोड़ें, वो भी ठीक नहीं होगा। पिछले 4 चुनाव यानी कि 2003 से लेकर अभी तक के जो चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा के, क्योंकि लोकसभा चुनाव 13 तारीख को मध्य प्रदेश में खत्म हो गया, अब अगले चुनाव की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और कोई व्यक्ति साफ बात करता है और वो कहता है कि अब हमें अगले चुनाव की ओर बढ़ना है, वो 4 चुनाव हारे हैं तो हमें अपनी कमियां भी देखना है, जो दूसरे रीजन से अपनी जगह हैं। हम कोई मुकाबला अच्छे से लड़ते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उसके बाद भी जो कोई भी कमी अपने अंदर रहती है उनकी सुधार की आवश्यकता होती है। 100% सही तो कोई भी नहीं हो सकता। ना मैं हो सकता हूं ललित भाई, ना आप हो सकते हैं, या जो हमारे पैनल पे कोई भी नहीं हो सकता। तो जो हमारी कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए। और मैंने तो यही पढ़ा है और यही समझा है कि पहले कोई भी सुधार के लिए स्वीकारोक्ति सबसे जरूरी है, कि हम स्वीकारें कि कुछ अगर कमियां हैं तो उनको दूर करें। अगर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यह बात कही तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बात कहने में भी हिम्मत होनी चाहिए। लोग बात जनरली ये बातें नहीं करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन आज हम जो बात करते हैं कि राजनेता सच बोलें, अच्छी बातें करें, प्रेस के साथ सारी चीजें शेयर करें, और वही बातें अगर आती हैं तो अगर उसको कोई तोड़ मोड़ के कहे कि लोकसभा में हार की बात हो गई तो उन्होंने 2 डिजिट की बात करी। अभी एक पूर्व प्रवक्ता का मैं बयान आपके चैनल पे देख रहा था, मैं नाम नहीं उनका सुन पाया, उन्होंने कहा उनके पिताजी ने भी नहीं देखा होगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी की बेटी ने 2009 में कांग्रेस ने 12 सीटें आई थी, वो जरूर देखा था। पिताजी की बात तो मैं नहीं करता हूं। तो ये तो समय समय की बातें हैं, कब किसकी कितनी सीटें आ जाए, कब किसकी, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी तो क्या
क्या क्या क्या वो सीधे 400 सीटों से आए थे जो 400 पार ठीक, कर रहे ठीक, थे? उनकी शुरुआत भी 2 सीटों से हुई थी। ठीक। कभी हारना या जीतना अपने अपने समय समय की बात होती है और हमें अपने में हमेशा सुधार लाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सीटें जीत नहीं तो क्या सुधार की कहावत क्या उन्होंने बंद कर दी? क्या ये बोल दें आज उनके प्रवक्ता कि नहीं अब हम नहीं सुधार लाएंगे, हमारे यहां तो सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खफा हो गए, इससे इतर जाकर आप सोचते हैं तो वेल एंड गुड। ब्रज गोपाल लोहिया साहब बहुत देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, पॉइंट्स भी उनके पास बन गए, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप पटेल साहब जिन प्रवक्ता की बात करते थे, शेख गुलरेज साहब हैं, वो अक्सर स्क्रीन पर ऐसे भी कर देते हैं जुल्फों को, उनका अंदाज। खैर लोहिया सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं देखिए, मैं ललित जी कुछ बातें बड़ा ये आज जो जीतू पटवारी जी ने कहा है, मैं ये बात तो स्वीकार करता हूं कि बड़े साहस का काम है, परंतु साहस का काम जब पूर्णता होता कि वो ये स्वीकार करते कि हाँ मेरे नेतृत्व में संगठन कमजोर हुआ। ये देखिए आज जीतू पटवारी जी ने ये तो कहा कि हमारा संगठन कमजोर है, परंतु उसमें पिछले 3-4 चुनाव डालने का प्रयत्न किया, यानी हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश की। चलिए छोड़िए, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न में पटेल साहब जिक्र कर रहे थे, तो हमारा तो कार्यालय में आप प्रवेश करेंगे तो बाहर ही लिखा है संगठन गढ़े चलो। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से ये संगठन गढ़ा जा रहा है और आज भी वो निरंतर प्रक्रिया में, हम कभी नहीं मानते हैं कि ये आदर्श स्थितियां हैं और बेहतर होने की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। और संगठन की दृष्टि से काम करने के कारण हम कहां तक पहुंचे हैं, 2 से हमने यात्रा शुरू करी थी पटेल साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आज हम 400 की बात कर रहे हैं तो अपने संगठन की दम से ही कर रहे हैं। परंतु इसमें एक बात और है कि संगठन बेहतर हो, परंतु किस काम के लिए बेहतर हो। तो संगठन गढ़े चलो के साथ एक नारा और लिखा है, सुपंथ पर बढ़े चलो। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि संगठन किसके लिए गढ़ा जा रहा है। इसके लिए नहीं गढ़ा जा रहा है कि पार्टी कांग्रेस गई तेल लेने। आप समझिए समय समय पर जो आप कहते हैं वो जनता के बीच में मौजूद रहता है। तो संगठन के साथ साथ आपके आचरण में भी सुधार करना पड़ेगा। जीतू पटवारी जी, जिस तरह से आज आपने स्वीकार किया कि संगठन कमजोर है, थोड़ा ये भी स्वीकार कर लेते कि आपने एक इमरती देवी जी के विषय में जो कहा था वो भी कहना नहीं चाहिए था, वो आपने कहा था। तो आदमी को यदि वास्तव में सुधार करना चाहता है तो उसकी बहुत संभावना है, परंतु यदि आप ठीकरा अपने से पहले के लोगों पर फोड़ना चाहते, जो आज प्रयत्न हुआ है, वास्तव में संगठन की कमी नहीं ढूंढी गई है। ललित जी 10 सेकंड में एक बात और कहूंगा। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हम 1 रुपए बेचते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी लीकेज उन्होंने भ्रष्टाचार का स्वीकार किया था, परंतु उसको सुधारने का कोई यत्न नहीं किया था, जो आज जीतू पटवारी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस का संगठन कमजोर था, परंतु जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये आज की वास्तविकता है। वैसे एक बात है, ये तो मानना पड़ेगा, बीजेपी जब आक्रामक होकर ये व्यक्ति विशेष पर टारगेट करने लगती है, मतलब काम अच्छा चल रहा है राजनीति में। आऊंगा शैलन जी, आपके पास आऊंगा प्लीज, हमारे साथ में वरिष्ठ मेहमान भी हैं। सुरेश सर, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया, एक अच्छे इनिशिएटिव की बात हुई, उससे डैमेज कंट्रोल की पहले से तैयारी भी कहा जा रहा है। इस बयान को बहुत शॉर्ट में जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जीतू पटवारी साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रेस के सामने ये बात स्वीकारी है और स्वीकार करने के बाद उसमें सुधार की बात कही है। ये किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए या किसी भी अन्य सामाजिक संगठन के लिए एक बेहतर प्रयास होता है, ये तो मैं कहूंगा। लेकिन इसके बाद उसमें 3 राजनीतिक बातें हैं। पहली राजनीतिक बात यह है कि जीतू पटवारी साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ काम करना चाहता हूं, ये एक राजनीतिक सेंटेंस इसमें से निकलता है। दूसरा कि जब मैं चार्ज ले रहा हूं उससे पहले हम हार चुके हैं और इस हारने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये दूसरा उनके इस आज के जो वक्तव्य है इसकी भाषा है। और तीसरी जो राजनीतिक मायने निकलते हैं इस बयान के, वो ये निकलते हैं कि संगठन में वह सब कुछ नहीं है जो संगठन को जिता सकता है, इसलिए हमें इन चीजों को खोजना पड़ेगा। और यदि इसके सुझाव के रूप में बात रखी जाए तो ये रखी जा सकती है कि जब तक टीवी चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना की बजाय सृजनात्मक काम शुरू नहीं करेंगे, तब जो है कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं कम दिखती हैं। इसलिए एक साहसिक काम जो है वो निश्चित रूप से किया गया है, लेकिन इस साहसिक काम को आगे बढ़ाने के लिए या सुधार करने के लिए क्या विकल्प है, ये अभी तक किसी की जानकारी में नहीं है। भविष्य क्या है, क्योंकि आईने का अगर जिक्र मैंने अभी किया था,
एक शेर के जरिए। वो क्या है, वो उसका रोडमैप क्या है, वो एक बड़ा सवाल। रमेश शर्मा सर। ग्वालियर में महिला ने की बुजुर्ग शख्स की पिटाई। पुलिस के सामने महिला ने बुजुर्गों को पीटा। बुजुर्गों को बचाने की जगह वीडियो बनाता रहा पुलिस वाला। छतरपुर में ढोल नगाड़ों के साथ ही इनामी। ये बातें कांग्रेस में लंबे अरसे पर इस पर बहस हो चुकी है। इन सब के बीच क्या वाकई जीतू पटवारी जिस पिच पर खेलना चाह रहे हैं वो उतनी आसान है? रमेश सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। रमेश सर प्लीज देखिएगा। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बेहतरीन आवाज आ रही है, कंटिन्यू सर प्लीज। ला करके वाकई जीतू पटवारी जी के इस स्वागत का मैं तो तारीफ करूंगा, और निश्चित रूप से ये परंपरा गांधी जी की है कि अगर कुछ गलती होती है तो हमको भी देखना चाहिए। मैंने रिपोर्टिंग की है, आपातकाल के बाद इंदिरा जी की जब भी सभाएं हुई हैं उन्होंने गलती अपनी स्वीकारी और माफी मांगी है आपातकाल की सारी जातियों के लिए। तो कुल मिलाकर के इसमें न केवल मध्य प्रदेश में, ये मैंने चैनल के हर चैनल पर कहा कि इस समय कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्यों आकर केरल से कश्मीर तक एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो संसद में इतना भी नहीं ला पा रहे हैं कि नेता विरोधी दल बना सके। इसकी जो शुरुआत जीतू पटवारी ने की है, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के भीतर भी ये विषय एक चर्चा का विषय बनेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस में देश भर में कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। अगर उन्होंने अपने बेटे को ले आए हैं और वो विधायक मंत्री बन गए तो उनको किनारे हो जाना चाहिए, दूसरी नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। लेकिन वो खुद भी बने हुए हैं, बेटे भी बने हुए हैं। तो ये जो परंपरा है, इसके अलावा मुद्दे क्या हैं ललित जी? भाजपा ने इस चुनाव में जितने उन सबका मुद्दे का उठाने का कांग्रेस ने उनको सारे मुद्दे दिए कि आप, तो कुल मिलाकर के पूरी पार्टी को न केवल नेतृत्व पर, संगठन की शैली पर, मुद्दे उठाने पर, और खासतौर से जो इनका थिंक टैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या नारा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि खड़गे जी जैसा इतना सीनियर, इतना वरिष्ठ आदमी क्या बयान देते हैं। तो कुल मिलाकर के वाकई आत्ममंथन की आवश्यकता है, और इसकी अगर शुरुआत हुई है जो पटवारी जी की है, तो मैं समझता हूं पार्टी को इस पर विचार करना ही चाहिए। जी ठीक ठीक ठीक। शैलेंद्र जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मेरा सवाल रहेगा एक। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरीके सुरेश जी ने और रमेश जी ने अपनी बातें रखी और ब्रजमोहन जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में इस तरह की बात है। आज कांग्रेस भी इस तरह की बात कर रही है, और जैसा उन्होंने कहा है कि हमें सुधार लाना चाहिए, तो हमें सीखने में हम हर किसी से सीख सकते हैं और मौका लगेगा। अगर बीजेपी में कुछ अच्छाई है उसको भी स्वीकारना है, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? अच्छाई कहीं से भी आ सकती है, किसी के पास में भी आ सकती है। अगर हमने सीखने का अगर मन है तो निश्चित रूप से हर तरफ से लेना चाहिए, वो चाहे किसी और पे है। और भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक प्रतिद्वंदता है वो जग जाहिर है, लेकिन कोई, ये देश तो हमारा है, पार्टियां हमारी हैं, हम सब इस देश के निवासी हैं, और इस देश में और जनता के लिए काम करने के लिए जहां से भी हमें सीखना पड़े या जो भी सुधार लाना पड़ेगा उस सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक, लेकिन सवाल वही है जो मैंने अभी पूछा भी था कि तरुणाई बनाम तजुर्बा, ये स्थितियां शैलेंद्र जी लगातार बनी हुई हैं। कमलनाथ अकेले लड़ते नजर आते हैं, दिग्विजय कांग्रेस अलग लड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, कभी कभी एकजुट भी नजर आते हैं। इधर अजय सिंह राहुल भैया है, वो अलग नजर आते हैं। पार्टी लाइन जब एक सूत्र में ही नहीं पिरोई गई है तो कैसे होगा ये? देखिए ललित जी, मैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस चुनाव में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी खुद भी अपने अपने चुनाव में लगे हुए थे, ये आपको जग जाहिर है। और दिग्विजय सिंह जी अपने चुनाव के बाद में हम ये भी बताएं कि मंदसौर और नीमच एक दिन में 600-700 किलोमीटर का करके बाकी समय उन्होंने उन पार्टी प्रचार के लिए गए हैं। निश्चित रूप से आज कमलनाथ जी इस एज में, इस उम्र के पड़ाव के होने के बाद भी, सारे चुनाव के बाद में जब वो वहां अवेलेबल थे कि उसके बाद दूसरे कामों में लगे। और कहीं ना कहीं पीढ़ियों का थोड़ा बहुत तो हर पार्टी हर दल में रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बदलाव लाए तो अपने युवा जो जिला अध्यक्ष है 50 साल की उम्र निर्धारित करी, 75 साल के बाद टिकटें देने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बार उस तरह का लगाई, कम से कम उस तरीके दें। उन्होंने उसके अलावा कुछ और भी किया, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज हमारे बारे में बात की जा रही है
है, हमारी स्वीकारोक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी की बात नहीं करूंगा, तो मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से कांग्रेस में भी आज नए लोग निकल कर आए। जीतू पटवारी अगर बने हैं तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, एक नई पौध मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हो रही है। उमंग सिंगार अगर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद विधायक बने, आज नेता प्रतिपक्ष है। ओंकार सिंह मंकराम को हम ले लें, वो भी विधायक बनने के पहले जिला अध्यक्ष थे, आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में रहे, आईवाईसी में। तो ये एक नई पौध तैयार हो रही है और पूर्वों का जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। और इस चुनाव में भी वो बराबर में, अब उसको टीवी चैनल्स पे हम कैसे बताएं, या मुझे लगता है हर चीज को डिक्लेरेशन में ये बात सही है, ये बात सही है कि पौध तैयार हो रही है। सवाल तो ये है कि रफ्तार, क्योंकि सामने वाली पार्टी की रफ्तार तो आप जान रहे हैं। शैलेंद्र जी, एक और बात मुद्दों को लेकर, हालांकि थोड़ा सा टॉपिक इधर हो जाएगा, मैं उसे लेकर आपके पास आऊंगा। मुद्दों को लेकर, मुद्दों के प्रोजेक्शन को लेकर, हिंदुइज्म, सॉफ्ट हिंदुइज्म जो एक शब्द आया उसको लेकर मैं आऊंगा आपके पास। ब्रज गोपाल लोहिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रज गोपाल लोहिया साहब, गुटबाजी तो अब चूंकि बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है, बर्तन तो आपके यहां भी बहुत सारे बजते हैं। सवाल यह है कि सार्वजनिक पटल पर आ नहीं पाते हैं। जी लोहिया साहब। देखिए, मतभेद होना जीवंतता का प्रमाण, और कभी ऐसा दुनिया में नहीं होता किसी संगठन में कि सारे लोग एक मत, परंतु निर्णय होने के बाद कोई मत किसी को रखने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। परंतु आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आज शैलेंद्र जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी की प्रेस का उन पर भी बहुत असर दिखाई दे रहा है। वो भी आज बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनके बयान है। मगर मैं एक बात आपसे एक प्रश्न उठाता हूं, के कामराज के जमाने से 1970 के दशक में यह कार्य कांग्रेस में कई बार हाथ में लिया गया, जिसकी चर्चा आज जीतू पटवारी जी ने करी है। आपको याद होगा कि डबरा में भी एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद पचमढ़ी में हुआ था, हरियाणा में हुआ, और अभी थोड़े ही दिन पहले 1-2 साल ही हुए हैं और जयपुर में भी हुआ था। परंतु वहां जो रणनीति तय की गई, संगठन को सुधारने की जो सूत्र बनाए गए, उन पर अमल कभी नहीं हुआ। तो कांग्रेस अमल कभी भी नहीं करती है, केवल बातें करती है, और हर आदमी अपने सिर का ठीकरा दूसरे के सिर के पर ठोकने का प्रयत्न करता है। और हम तो ये बिल्कुल चाहते हैं कि कांग्रेस भी देश में एक व्यवस्थित विश्वसनीय राजनीतिक दल बने, क्योंकि देश के लोकतंत्र को इसकी आवश्यकता है कि एक विपक्ष तो ठीक बन जाए, क्योंकि 2014 से लगातार नेता नहीं है। उनके पास नेता तो छोड़िए, आप तो कमाल करते हैं। अगला सवाल, डबरा आपने मुझे याद दिला दिया, दतिया मुझे याद आ गया। क्या वजह रही कि पार्टी ने फैसला कर लिया था, उसके बाद भी आपके लिए दोनों सीटें कमजोर साबित हुई आपसी झगड़े के चलते? डबरा और दतिया, आप समझ रहे दोनों सीटें? जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनाव में हारना जीतना कोई कमजोरी या महानता हो जाना। मैं फिर से कहता हूं, यदि हम कहीं चुनाव जीत गए हैं तो भी ये नहीं है अहंकार के वहां हम तो जीतते ही रहेंगे। कई कारण हो सकते हैं कहीं का भी चुनाव हारने के। निश्चित है कि डबरा और दतिया में हम चुनाव हारे हैं, और जिन कारणों से हम हारे हैं उन पर वहां काम कर रहे हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, आज भी उस सीट पर उतनी सक्रियता से काम कर रहे हैं। इमरती देवी जी आज भी उतनी सक्रियता से वहां काम कर रही हैं, और जनता को सर्व करने की जो जिम्मेवारी है कि भले ही हम चुनाव हार गए मगर सरकार हमारी है, तो सर्व करना हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। और निश्चित एक बात और है कि आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि उसी सीट पर जनता बहुत बड़े मार्जिन से नरोत्तम जी को चुनेगी। तो ये तो राजनीति में निश्चित है कि अगर हम हारे हैं तो उसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। एक थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वक्त की थोड़ी कमी भी है लोहिया साहब। हरियाणा में नए चेहरों से नाराजगी है आपके, गुजरात बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें, बांसुरी स्वराज का विरोध, और अजय विश्नोई वो तो खैर लगातार सवाल उठाते ही रहते हैं जो नई ज्वाइनिंग हो रही है इसको लेकर। लोहिया साहब, प्रश्न उठाना मैंने आपसे कहा था, ये तो जीवंतता का प्रमाण है, प्रश्न उठने चाहिए। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो उठते हैं। परंतु मैंने जो कहा था कि निर्णय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होता, और जो कांग्रेस की संस्कृति है वो कम से कम हम में नहीं है। और एक छोटी सी बात कहकर बात समाप्त कर दूंगा। कांग्रेस का संकट यह है कि कांग्रेस में जैसे आज जीतू जी ने कह दिया, यही बात कोई और कह दे तो जीतू जी उस पर कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि बोलने का हक सभी को ये मुनादी हो गई। आईने ने पेश की खामोशियां दरबार में, केवल आप कहने से बोलने का हक नहीं रहता, वास्तव में आपको मैंने वक्त दिया, हालांकि मेरे पास काउंटर मुझे करना जरूर था। जयपुर का एक बंदा है, मुसलमानों को लेकर बयानों को, आपका पदाधिकारी था, मुसलमानों को लेकर बयान की आलोचना की उसने, पार्टी ने उसे हटा दिया। मैं नहीं आ पाऊंगा अभी आपके पास। रमेश शर्मा सर,
चेंज की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक नया चेंज ये भी आया है कि लंबे अरसे बाद कम से कम भाजपा ने स्वीकारा तो कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी लड़ रहे हैं। रमेश सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। निश्चित रूप से इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, चुनाव से पहले इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत आगे था। राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व उनके सामने कम व्यक्तित्व था, छोटा था। इस चुनाव प्रचार में जो भी मुद्दे आए हैं उसमें कम से कम राहुल गांधी जी को जनता कितना पसंद करेगी नहीं करेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में राहुल गांधी जी की स्थिति मोदी जी के बराबर हुई। ये चाहे भाजपा के नेताओं का अभियान हो या जो भी कुछ कारण रहा हो, इस चुनाव में ये परिवर्तन तो आया है। ठीक ठीक। सुरेश सर, लास्ट फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। कांग्रेस की स्वीकारोक्ति क्या इतना सहज है? स्वीकार कई बार किया गया पर वापस बात वहीं आ जाती है। जी नहीं, कांग्रेस को दो बातों पर मंथन करना पड़ेगा। बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो आजादी के बाद से अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है, अब ये पॉलिटिक्स जो है बहुसंख्यकवाद में बदल गई है। तो आपको केवल अल्पसंख्यकवाद की बातें जो है रोकना पड़ेंगी, क्योंकि भाजपा का जो आज का रुख है, बहुत यदि हम गहराई से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से जनसंघ की श्रेणी में जाकर के खड़ा हो गया है। इस बार का जो चुनाव है वो साफ कह रहा है। उसका बड़ा कारण ये है कि मुस्लिम समुदाय कर्नाटक में वोट देने के बाद जोर दे करके ये कहता है कि हमने भाजपा को हराया है। तो मुझे लगता है इस चुनाव में वो हराए जाने वाले शब्दों की टीक जो है वो साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो छत्रपों का एक संगठन हुआ करता था, जिसको हाईकमान कवर करता था, और छत्रप आपस में लड़ते भी थे और हाईकमान को ताकतवर बना देते थे। यहाँ हाईकमान कमजोर हो गया है और छत्रप लगभग समाप्त हो गए हैं। यदि भाजपा के पैटर्न पर आपको संगठन चलाना है कि आपका संगठन भारी भरकम बन जाए, ताकतवर बन जाए, आपको कहीं कहीं नागपुर की आवश्यकता पड़ेगी, उसका आपको मंथन करना चाहिए। डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेरे डायरेक्टर साहब भी चिल्ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रही कि सबको हम वक्त दे पाए, एक अच्छी बात निकलकर सामने आई। और अगर कोई वाकई अपने चेहरे को बदलना चाहता है आईने की बुराई किए बिना, तो ये निश्चित तौर पर होना चाहिए। शैलेंद्र जी और लोया साहब मेरी इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा को सुनने के लिए। प्रशासन आरोपी पर